हम्म। मेरी आवाज जा रही है? नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरी आवाज जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए। स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और हर बार की तरह हम पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं नए टॉपिक के साथ, जो पेपर 6 से संबंधित है। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें। इसे नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, बताइए। ये आज का हमारा प्रश्न है। एक बार प्रश्न हम पुनः पढ़ दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें। इसे नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, बताइए। तो इस प्रश्न में जो दो भागों में बांटा गया है प्रश्न। सबसे पहले भाग में ये कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी कारण क्या हैं, आपको उनको बताना है। और फिर इन कारणों को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, उसकी चर्चा करनी है। तो आइए, सबसे पहले आप जो है एक छोटा सा इंट्रो दीजिए, जलवायु परिवर्तन को समझाइए। कि किसी स्थान के मौसमी दशा, जैसे औसत तापमान, वर्षा, बर्फबारी आदि में होने वाली दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। सामान्यतः जलवायु परिवर्तन के कारणों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर एक, प्राकृतिक, और दूसरा क्या है, मानवीय गतिविधियों से संबंधित। मतलब ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो बेसिकली दो कारणों से हो रहा है। एक तो प्राकृतिक कारण होता है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो अपने आप होते हैं। और दूसरा मानव गतिविधियों के कारण जो होता है वो होता है। तो अब सबसे पहला जो कारण है प्राकृतिक कारण, इसमें देखिए। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है महाद्वीपीय संवहन, फिर दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का झुकाव, और समुद्री धाराएं। ये जो चार कारण हैं, मुख्यतः ये जो चार कारण हैं, ये जो जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों से संबंधित होते हैं। अब इसी को आगे समझ लीजिए, ये चार कारण क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जो महाद्वीपीय संवहन में क्या होता है कि महाद्वीपीय संवहन अर्थात महाद्वीपों का खिसकना अभी भी जारी है, जिसकी वजह से समुद्री धाराएं एवं हवाएं प्रभावित होती हैं। और इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है। जैसे हिमालय पर्वत की श्रृंखला प्रतिवर्ष 1 मिलीमीटर की दर से ऊंची हो रही है। कि मतलब आप देख रहे होंगे कि जो प्लेटें हैं वो अभी भी खिसक रही हैं। वही इसमें कहा जा रहा है कि जो महाद्वीपीय संवहन है वो हो रहा है। और कैसे जो हमारा हमारा जो भारत का जो क्षेत्र है वो एक तरीके से हिमालय की तरफ जा करके यूरेशियन जो प्लेट से है उससे जाके धंस रही है। तो वही इसमें कहा जा रहा है। और उदाहरण भी दिया जा रहा है कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला प्रतिवर्ष 1 मिलीमीटर की दर से ऊंची हो रही है। तो ये पहला प्राकृतिक कारण है जलवायु परिवर्तन का। फिर जो दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट होने से बड़ी मात्रा में विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूलकण आदि वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जिससे पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की मात्रा घट जाती है और पृथ्वी का तापमान भी घट जाता है। मतलब ये जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये बहुत बड़े भूभाग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प और धूल के कण जो है वो वायुमंडल में बिखर जाते हैं। और इनके बिखरने से होता क्या है कि वायुमंडल में एक तरीके से एक आवरण सा बन जाता है, और ये सूर्य के प्रकाश जो आता है उसको ये रोक देती हैं। और इससे क्या होता है कि
यदि गर्मी का भी मौसम है और कोई खुदा न खास्ता कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए खूब बड़े पैमाने पर, तो होता क्या कि गर्मी के मौसम में ठंडी आ जाती है, मतलब वो सूर्य के प्रकाश को आने ही नहीं देता है धरती पे। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि इससे भी जो है जलवायु परिवर्तन होता है। फिर जो है पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी के झुकाव में बदलाव के कारण भी ऋतुओं में परिवर्तन हो सकता है। यदि यह झुकाव धीरे धीरे बढ़ने लगे तो अधिक गर्मी एवं सर्दी पड़ने लगेगी। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुकती है, फिर जो ये झुकाव होता है इसी से जो है मौसमी परिवर्तन भी होता है। तो अगर ये झुकाव ज्यादा बढ़ जाए तो होगा क्या कि जो गर्मी और सर्दी का जो पैमाना है वो बढ़ जाएगा, गर्मी भी ज्यादा बढ़ने लगेगी और सर्दी भी ज्यादा पड़ने लगेगी। तो ये सब जो कारण हैं ये सब प्राकृतिक कारणों में है। फिर आगे और देख लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। और इसके जुड़ने से आपको दो फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आप यहाँ पा जाएंगे, और दूसरा है यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारे उत्तर का मूल्यांकन हो जाए, तो आप यहाँ पीडीएफ बना करके देखिए, मैं कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ कि इसको पीडीएफ में भेजिएगा। इसकी जो है हम मार्किंग कर देंगे, इसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। कुछ बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट पेज पे लिख के भेज देते हैं, मुझे उनसे पुनः ये कहना है कि वो ऐसा ना करे, और इसीलिए उनके जो है उत्तर की मार्किंग नहीं हो पा रही है। वो नाराज भी हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि सर जो है लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन वो लापरवाही मेरी तरफ से नहीं हो रही है, वो आप लोगों की गलती है। और हम तो कई बार चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल में भी और यहाँ भी आप लोगों को बताए हैं कि उसको पीडीएफ में ही भेजना है। ये यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और ये आप ही के द्वारा आगे बढ़ेगा, तो इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। देख लीजिए इसे। फिर जो है समुद्री धाराएं, जलवायु को संतुलित बनाए रखने में सागरों का बड़ा योगदान होता है। पृथ्वी के 71%, 71% भूभाग पर समुद्र व्याप्त है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक है। वायुमंडल की अपेक्षा लगभग 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में होती है। अतः इनकी धाराओं में बदलाव आने से जलवायु प्रभावित होती है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमारे महासागर हैं, आप सभी जानते हैं कि करीब 71% भूभाग पर समुद्र है, और समुद्र जो है वो एक तरीके से CO2 को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो जो धरती पे CO2 का जो जो मात्रा होती है उससे 50 गुना ज्यादा समुद्र में पाई जाती है, और वो इसके बड़े सिंक हैं। और अगर समुद्र की धाराएं प्रभावित होती हैं तो वो जलवायु परिवर्तन का एक कारण बन जाती हैं, तो आप इसका भी उल्लेख कर देंगे प्राकृतिक कारणों के तहत। फिर इसके अतिरिक्त सौर विकिरण में उतार चढ़ाव एवं सन स्पॉट चक्र भी जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार होते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट थे वो जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों से संबंधित थे, यहाँ आपने उनकी चर्चा कर दी। अब हम आएंगे कि मानव जनित कारण, कि भाई प्राकृतिक कारण में तो हमारा बस नहीं है, लेकिन जो मानव जनित कारण है आप उनको देख लीजिए। मानव जनित कारणों में जो सबसे पहला है शहरीकरण, फिर औद्योगिकीकरण, वनोन्मूलन और रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग। ये जो 4 मेजर पॉइंट हैं जो मानव गतिविधियों द्वारा जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रहे हैं, तो आगे हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले शहरीकरण है, और शहरीकरण के तहत जनसंख्या का संकेंद्रण होने से एक क्षेत्र विशेष में आधारभूत संरचनाओं का तीव्र विकास हुआ है, जिसने वहां के जलवायु संतुलन को नष्ट कर दिया है। यही कारण है कि आज बड़े बड़े महानगरों में न तो गुणवत्तापूर्ण वायु उपलब्ध है
और न ही जल। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बहुत बड़े बड़े महानगर हैं, जो हम नगरीकरण की तरफ भाग रहे हैं और जो बड़े बड़े महानगर विकसित हो रहे हैं, तो वो एक तरीके से पर्यावरण की कीमत पे विकसित हो रहे हैं, क्योंकि हम जो है पर्यावरण का अंधाधुंध जो है नुकसान कर रहे हैं। इस दौरान हम करते क्या है, वनों की तो कटाई करते ही करते हैं, साथ ही साथ अगर हम सड़कें बना रहे हैं, जो भी आधारभूत संरचनाओं का विकास कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के लिए भी वो जिम्मेदार हो रहे हैं। तो वही यहाँ शहरीकरण को आप दिखा दीजिए। फिर औद्योगिकीकरण, बड़े बड़े उद्योगों से निकली जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत के क्षरण तथा भूमंडलीय तापन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। जो ये औद्योगिकीकरण है, आप इसको ऐसे देखिए कि जब से जो है देश दुनिया औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ी और हम आज जो विकास की इस यात्रा को यहाँ तक तय किए हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं हम जलवायु परिवर्तन की दिशा को बहुत तेजी से प्रभावित किए हैं। और यही कारण है कि आज जो है ऐसा में कहीं बहुत ज़्यादा रेगिस्तान में बाढ़ आ जा रहा है, तो जो जहाँ वाकई में वर्षा होनी चाहिए वो सूखा रह जा रहा है, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बरसात हो जा रही है, मैदानी क्षेत्र सूखे रह जा रहे हैं। तो जो मौसम में इतना उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, तो इन्हीं सब कारणों से शहरीकरण, औद्योगिकरण और वनोन्मूलन, निरंतर बढ़ती हुई आबादी को निरंतर बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, जिससे अतिवर्षा एवं सूखा जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भाई आप सभी जानते होंगे कि जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो एक तरीके से बादल को आकर्षित करते हैं, वर्षा के लिए बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। और जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं जो वर्षा और सूखा का जो एक तरीके से जो पहले रहता था कि इतने दिन मौसम शुष्क रहेगा, ये इतने दिन ठंडक पड़ेगी, इतना बरसात होगा, वो जो एक क्रम था वो टूट रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि इस मौसम में भी अभी वर्तमान में ही देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, जबकि इतनी गर्मी पड़नी नहीं चाहिए। ये किसका उदाहरण है? ये वही है, ये ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण है, जलवायु परिवर्तन का उदाहरण है। और वो क्यों हो रहा है? जो हम अंधाधुंध विकास कर रहे हैं, वो समावेशी विकास नहीं है, वो इंक्लूसिव विकास नहीं है। इंक्लूसिव विकास तो तब होता है कि जब हम पर्यावरण के अनुकूल विकास करते। तो हम तो पर्यावरण की कीमत पे विकास कर रहे हैं भाई, चाहे हमारे खनन उद्योग हो, ऑटोमोबाइल्स उद्योग हो, जो भी उद्योग हैं, वो आज एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रदूषण का कारण बनते जा रहे हैं। तो वही सब इसमें दिखाया गया है कि ये जो मानवीय कारक हैं। और आगे देख लीजिए, रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग। पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों की मांग तेजी से बढ़ी है, जो वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी हैं। भाई आज आप देख रहे होंगे कि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या नेचुरल फार्मिंग के तहत भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है? तो वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से जो पैदावार होती है उसमें उतना प्रोडक्शन नहीं होता, उस तरीके का उसमें उत्पादन नहीं होता। तो लोग पेस्टिसाइड की तरफ जा रहे हैं। उससे खाद्य उपलब्धता तो सुनिश्चित हुई है, लेकिन वो एक तरीके से पर्यावरण की कीमत पे हुई है, वो हेल्थ के लिए भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हेल्थ के लिए भी वो हानिकारक होते हैं। और यही कारण है कि लोग जो है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, प्राकृतिक नेचुरल खेती की तरफ जा रहे हैं। लोग उन फसलों का जो है कीमत ज़्यादा है, उन खाद्यान्नों की कीमत ज़्यादा है जो ऑर्गेनिक तरीके से उपजाए जा रहे हैं, जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो वही सब चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं जो मानव जनित कारक हैं। फिर इसके बाद जो है इसके अतिरिक्त अन्य मानव गतिविधियां, जैसे परिवहन साधनों का विकास, भौतिक संसाधनों जैसे एसी, फ्रिज आदि का बढ़ता प्रयोग भी जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप जो है यहाँ प्रश्न के एक पक्ष को आपने बता दिया कि जलवायु परिवर्तन क्या है, उसको समझाया। फिर जलवायु परिवर्तन के जो कारण हैं, मानव जनित कारण, उसको आपने बता दिया।
फिर प्राकृतिक कारण थे, उसको आपने बता दिया। तो प्रश्न का आपका एक पक्ष जो है कंप्लीट हो गया। अब जो प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है उसमें यह कहा जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार इसको नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। तो वही अब आपको बताना है आगे कि जलवायु परिवर्तन है तो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास। सबसे पहला प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के वनावरण जो वर्तमान में 6.25%, 6.15% है, को बढ़ाकर 15% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करना। मतलब प्रदेश सरकार जो अपने यहाँ वनावरण है जिसकी जो सघनता है वो 6.25% करीब है, 6.15, उसे 15% तक करने का प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। मतलब एक तरीके से दुगने से भी ज्यादा। फिर क्या है, वन एवं प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर राज्य वन नीति 2017 लागू की गई है। मतलब वन एवं प्राकृतिक जो वनस्पति है उसके संरक्षण, उसके संवर्धन और उसके विकास के लिए जो है, जो हमारी वन नीति 98 वाली थी उसको हटा करके नई वन नीति 2017 को लाई गई है। तो आप उसका उल्लेख कर दीजिए। फिर आगे देखिए, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत मतलब तीसरा जो प्रयास कर रही है कि सौर ऊर्जा नीति। आप सभी लोग जानते होंगे कि सौर ऊर्जा जो है वो क्लीन एनर्जी होती है, उसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो उसको लेकर के प्रदेश सरकार क्या कर रही है, आगामी 5 वर्षों में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मतलब प्रदेश सरकार आने वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कहां से करेगी, सौर ऊर्जा के माध्यम से करेगी। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है प्रदेश सरकार की, ये आप दिखा दीजिए। फिर जो दूसरा इसके तहत प्रयास किया जा रहा है कि अयोध्या शहर को, आप सभी जान रहे होंगे अयोध्या यूपी का बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ जो है भगवान राम जी का जन्म हुआ है और एक तो बहुत बड़ा भव्य मंदिर भी बन रहा है। तो इस शहर को जो है वो सौर ऊर्जा मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब ये ऐसा शहर बनाया जाएगा कि ये सौर ऊर्जा मॉडल सिटी का एक रूप होगा जो अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का भी काम करेगा, वही इसमें कहा जा रहा है। फिर प्रदेश के 16 अन्य नगर निगमों तथा नोएडा को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब कुल मिला जुला करके जो प्रदेश सरकार है वो सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। क्यों प्रयास कर रही है, क्योंकि वो जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, डीजल इंजन, पेट्रोल पे निर्भरता को घटाना चाहती है। क्यों घटाना चाहती है, तो वो प्रदूषण से, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। तो आप इसका उल्लेख कर दीजिए। फिर जैव उद्यम, जैव ऊर्जा उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 लाई गई है। मतलब जैव ऊर्जा को भी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है। और क्या लाई है, जैव ऊर्जा नीति 2022। तो आप इसका भी यहाँ उल्लेख करें। फिर प्रदेश सरकार डीजल और पेट्रोल इंजन की गाड़ियों पर निर्भरता घटाने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। मतलब प्रदेश सरकार ये चाह रही है कि जो है अब वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो चलन में आए, उसको लोग अडाप्ट करें। तो उससे जो है एक डीजल और पेट्रोल पे हमारी निर्भरता घटेगी। और दूसरी चीज जो है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं ये क्लीन ऊर्जा से चलते हैं। तो एक तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप इसको भी यहाँ उल्लेख करें कि प्रदेश सरकार ये भी प्रयास कर रही है। अब आगे एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए इन सब प्रयासों को बताते हुए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जिसका समाधान
अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के संयुक्त प्रयासों से ही संभव हो सकेगा, जिस दिशा में सरकारें प्रयास करती नजर भी आ रही हैं। मतलब ये निष्कर्ष इसलिए मैंने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर, क्योंकि देखिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो किसी एक प्रदेश के द्वारा नहीं की गई है, ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्या है और इससे सभी प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि इससे उत्तर प्रदेश का ही नागरिक प्रभावित होगा या भारत देश का ही नागरिक प्रभावित होगा। आप आए दिन न्यूज़पेपर में समाचार में देख रहे होंगे कि इस प्रक्रिया से कितनी क्षति हो रही है देश दुनिया में, और इस क्षति को रोकने के लिए देश दुनिया को एक सम्मिलित प्रयास करने की जरूरत है। और उस प्रयास में हमारा उत्तर प्रदेश भी बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आपने अभी पीछे के जो सारे पॉइंट हैं वो आपने देखा ही, और आपको परीक्षा में उन सबों को मेंशन कर देना है। तो ठीक है, इस तरीके से जो आज का हमारा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे कुछ देख लीजिए आप लोग। देखिए ये जो हमारा पिछला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख करें, इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य की नई जनसंख्या नीति किस प्रकार सहायक होगी, चर्चा करें। तो ये जो प्रश्न है यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, मैंने बहुत डिटेल से बताया है। और अगर जनसंख्या से संबंधित कोई प्रश्न आएगा यूपी से रिलेटेड तो वो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है, उससे ज़्यादा आपको और कहीं देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लोग यदि नहीं देखे तो इसको जाके देख लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी ही एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।